अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। लास्ट वीडियो में हमने मैकेंजी मेथड एंड टेक्निक्स के बारे में डिस्कस किया था। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द मैकेंजी स्पाइनल सिंड्रोम। सो वी हैव 3 सिंड्रोम्स, इन्हें हम क्लासिफिकेशंस भी कहते हैं, ठीक है। पोस्टरल सिंड्रोम, डिसफंक्शन सिंड्रोम एंड डिरेंजमेंट सिंड्रोम। अब ये होते क्या हैं और किस वजह से हो जाते हैं और इनकी ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है, वो मैं डिस्कस करने लगी हूँ। पोस्टरल सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है कि अगर पर्सन जो है प्रोलॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए फॉल्टी पोस्चर मेंटेन करके रखता है तो उसकी वजह से उसे पोस्टरल सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसका पेन जो है वो यूजुअली एक्टिविटी करने से जो है वो रिलीव हो जाता है, लेकिन अगर वो स्टैटिक पोस्चर बना के रखता है तो पेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। द पेन डिसअपेयर व्हेन द पेशेंट मूव आउट ऑफ द स्टैटिक पोजीशन, ठीक है। जब वो डायनेमिक पोजीशन में होता है तो उसका पेन रिलीव हो जाता है, लेकिन जब वो स्टैटिक पोजीशन में होता है फॉर लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए तो उसकी वजह से क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेस यानी कि फिजिकल स्ट्रेस बॉडी पे पड़ रहा होता है। एक जाहिर सी बात है, पुअर पोस्चर है तो कहीं ना कहीं बॉडी पे तो स्ट्रेस पड़ रहा है ना, तो उसकी वजह से उसको क्या होगा, पोस्टरल सिंड्रोम हो जाएगा। जैसे ये करेक्ट पोस्चर है हमारे पास, ठीक है, और अगर उसने फॉरवर्ड हेड पोस्चर किया हुआ है तो कहीं ना कहीं तो स्पाइन पे स्ट्रेस पड़ रहा है ना, तो ये जो मैकेनिकल लोडिंग हो रही है, स्ट्रेस पड़ रहा है, तो उसकी वजह से जो है वो फिर पोस्टरल सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब ये जो पेन है ना, ये कोई इम्पेयरमेंट नहीं है, ठीक है, इसमें कोई इम्पेयरमेंट नहीं होती, ना ही फंक्शनल स्ट्रेंथ में और ना ही फ्लेक्सिबिलिटी में, ठीक है। लेकिन अगर प्रोलॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए फॉल्टी पोस्चर मेंटेन करके रख रहा है पर्सन तो उसकी वजह से उसके जो मसल्स हैं, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्बैलेंस होगी, ठीक है। तो इवेंचुअली उसका फिर जो है वो पोस्चर भी डिस्टर्ब होगा और जो है उसको पोस्टरल सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। ये ज़्यादातर किनको होता है, जिनके सिडेंट्री ऑक्यूपेशंस होते हैं, लाइक कंप्यूटर वर्कर, ऑफिस वर्कर, ठीक है। अब हमारा क्या काम है इसमें, ये डिफरेंट पिक्चर्स दिखाई हुई हैं, ठीक है। ये हमारे पास करेक्ट पोस्चर है, ये स्वे बैक पोस्चर है, ठीक है, और ये फॉरवर्ड हेड पोस्चर है जो कि ज़्यादातर कंप्यूटर वर्कर यूज़ कर रहे होते हैं। ये लंबर लॉर्डोसिस है, ठीक है, लंबर बहुत ज़्यादा इसने जो है वो बहुत स्ट्रेट होके बैठा हुआ है, ठीक है। और ये हमारे पास थोरेसिक काइफोसिस है, ठीक है, ये भी ज़्यादातर कंप्यूटर वर्कर्स में देखा जाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या करनी है हमने, अच्छा, हम जब पेशेंट हमारे पास आएगा ना तो हमने उसका पेन प्रोवोक नहीं करना। यहाँ पर एक लास्ट लाइन लिखी हुई है कि जब हमारे पास पेशेंट आ रहा है ना तो हमने उसका जो है कम फॉर असेसमेंट एट द टाइम ऑफ पेन। पेशेंट जब हमारे पास आएगा तो अगर उसे पेन नहीं हो रहा ना तो हम उसे ये सजेस्ट करेंगे कि जब उसका पेन एग्रीवेट हो रहा है या जब उसे पेन हो रहा है ना तो तब वो हमारे पास आए। इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि जब उसको पेन हो रहा होगा ना, एक तो हम अच्छे से असेस कर पाएंगे और दूसरा ये है कि जब पेशेंट को पेन नहीं हो रहा, हमारी असेसमेंट से उसका पेन एग्रीवेट हो गया तो ये तो ठीक नहीं है ना इथिकली। तो इसलिए जो है हम जब पेशेंट को पेन हो रहा होगा तो वो तभी हमारे पास वैसे आते हैं जब उन्हें पेन हो रहा होता है, ठीक है। अब हमारा क्या काम है कि पोस्टरल सिंड्रोम है तो हम सबसे पहले पेशेंट की एजुकेशन करेंगे, उसे बताएंगे कि करेक्ट पोस्चर क्या होता है और इनकरेक्ट पोस्चर या पुअर पोस्चर क्या होता है, ठीक है। उससे बोलेंगे कि अगर उसके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछेंगे, अगर उसका सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, सिडेंट्री ऑक्यूपेशन है तो हम उसे बोलेंगे कि जो है फ्रीक्वेंट ब्रेक्स ले, जैसे 30-30 मिनट्स की उसको स्ट्रेचेस सिखा देंगे कि इस तरह से वो खुद सेल्फ स्ट्रेचेस कर सकता है, ठीक है। और इसके सेल्फ स्ट्रेचेस किस तरह से की जाती हैं इसकी भी वीडियो मेरे पास एक चैनल पे मौजूद है, आप मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हम पेशेंट को गाइड करेंगे कि जो है प्रोलॉन्ग टाइम तक जो है वो एक पोजीशन ना बना कर रखे, सही है, वही गाइडेंस करेंगे कि किस तरह से मेंटेन करनी है अपनी पोजीशन, ठीक है। उसको बोलेंगे पुअर पोस्चर से अवॉइड करें, ठीक है। और हम क्या करेंगे, एक्सरसाइजेस से उनकी मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, ताकि उसका जो इतना भी मैकेनिकल लोड आया हुआ स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो सके, ठीक है, और मसल ईज हो सके। ओके, नेक्स्ट इज डिसफंक्शन सिंड्रोम। डिसफंक्शन सिंड्रोम बेसिकली पोस्टरल पेन सिंड्रोम से डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है,
मसल जो है वो वीकनेस हो जाती है और एडेप्टिव शॉर्टनिंग हो जाती है, ठीक है। अब इसके दो रीजंस हैं, या तो पेशेंट ने प्रोलॉन्ग फॉल्टी पोस्चर रखने की वजह से उसे पोस्चरल सिंड्रोम हुआ, उसने फिर भी केयर नहीं की तो उसकी वजह से उसे डिसफंक्शन सिंड्रोम हो गया, यानी कि ये पोस्चरल सिंड्रोम की एडवांस स्टेज है, ठीक है। उसकी वजह से इसके मसल शॉर्टनिंग हो गई है, ठीक है, एडेप्टिव शॉर्टनिंग हो गई है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि पेशेंट का कोई ट्रॉमा हुआ था, कोई सर्जरी हुई थी, उसकी वजह से जो है टिश्यू जब हीलिंग की तरफ जा रहा होता है तो कोई कॉन्ट्रैक्चर्स या एडिशंस अगर बने हुए हैं आफ्टर ट्रॉमा या सर्जरी तो उसमें भी जो है वो एडेप्टिव शॉर्टनिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये दो रीजंस हैं। पेन यूजली अकर बायलैटरली, यानी कि इसमें जो है पेशेंट को फ्लेक्शन में भी पेन हो सकता है और एक्सटेंशन में भी हो सकता है, ठीक है। हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि आइदर पेशेंट को फ्लेक्शन में पेन हो रहा है या एक्सटेंशन में हो रहा है एंड रेंज पे, ठीक है। पेन अराइजेज एट एंड रेंज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, जाहिर सी बात है पोस्चर पुअर पोस्चर रखने की वजह से उसकी जो है वो स्टिफनेस हो गई है बहुत ज़्यादा, सही, या मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो अब जब वो मूवमेंट करेगा तो एंड रेंज पे उससे जो है वो पेन फील होगा, ठीक है। पेन इज यूजली नॉन रेडिकुलर इन नेचर, ठीक है। पेन जो है वो रेडिएट नहीं करता, अगर तो जैसे वो शैटिका है पेन रेडिएट करेगा, ठीक है, वो डीरेंजमेंट में होता है, सही है। डिसफंक्शन में क्या होगा कि नॉन रेडिकुलर पेन है, इसमें पेन जो है वो रेडिएट नहीं करता, ठीक है। यूजली प्रेजेंट बायलैटरली एट द एंड रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। पेशेंट को बायलैटरली फील हो रहा होता है, फ्लेक्शन में भी एक्सटेंशन में भी, सही है। ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन एंड लो रिपीटेशन एक्सरसाइजेज यूज़ करते हैं। ये MCQs भी आता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक आपको केस बना के दूं कि पेशेंट है विद अ कंप्लेन ऑफ बायलैटरल एंड रेंज मूवमेंट पे उसे जो है पेन होता है, पेन नॉन रेडिकुलर इन नेचर है, ठीक है, और एडेप्टिव शॉर्टनिंग हुई हुई है, तो आपकी एक्सरसाइज रिजीम क्या होगी, तो आप बोलेंगे लॉन्ग ड्यूरेशन एंड लो रिपीटेशन एक्सरसाइजेस, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग मैन्यूवर यूज़ करते हैं। बेसिकली अगर जो भी पैथोलॉजी हुई होती है ना, शॉर्टन हो जाते हैं स्ट्रक्चर, तो उसको हम स्ट्रेचिंग मैन्यूवर से जो है वो ट्रीट करते हैं, ठीक है। पोस्चरल करेक्शन की तरफ लेकर जाएंगे, पोस्चर करेक्ट करवाएंगे पेशेंट का। नेक्स्ट इज डिरेंजमेंट सिंड्रोम। अब ये डिरेंजमेंट सिंड्रोम क्या है, रेफर टू पेन विच इज caused by unidirectional movement usually with disc involvement, ठीक है। डीरेंजमेंट सिंड्रोम में डिस्क इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, ये बेसिकली यूनिलैटरल डायरेक्शन में होता है, यानी कि या तो एंटीरियरली होगा या पोस्टीरियरली, ठीक है। इसके दो ग्रुप में इसको डिवाइड किया होता है, ठीक है, इररिड्यूसिबल डीरेंजमेंट और रिड्यूसिबल डीरेंजमेंट। इररिड्यूसिबल मतलब परमानेंट चेंजेस हो गई हैं, हम उसे चेंज नहीं कर सकते, अब वो सर्जरी से ही रिड्यूस होगा, तो उसके लिए फिर हम जो है वो स्पाइनल सर्जन के पास भेज देते हैं, पेशेंट को रेफ़र कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ रिड्यूसिबल डीरेंजमेंट। इसमें क्या होता है कि हमने जो है वो रिपीटेटिव मूवमेंट करवा कर पेशेंट को जो है वो बेहतरी की तरफ लेकर आते हैं, सही है। अब डीरेंजमेंट सिंड्रोम में होता क्या है कि कोई पेशेंट ने हैवी चीज़ उठा लिया, ठीक है, हैवी लिफ्टिंग की वजह से उसके बाद उसको पेन होना स्टार्ट हो गया। इसमें भी क्या होता है कि फ़ौरन जो है ना अगर डिस्क क्लिप हो गई है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी डीरेंजमेंट सिंड्रोम हो रहा है, पेन जो है वो रेडिएट कर रहा है टूवर्ड्स दी लेग। या फिर हम क्या करते हैं, पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसे रिपीटेटिव फ्लेक्शन करवाते हैं, ठीक है, यानी कि उसे बोलते हैं कि फीट्स को टच करें। जब वो रिपीटेटिव फीट्स को टच करेगा तो उसका पेन जो है वो रेडिएट करेगा, तो ये जो है बेसिकली हम इसे शैटिका बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर कोई पेशेंट जो है वो रेडिएटिंग पेन के साथ आ रहा है, पहले से ही वो आया है और उसकी रेडिएटिंग पेन है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करवाएंगे ताकि उसका पेन जो है वो रिड्यूस हो। इरिड्यूसिबल डीरेंजमेंट में हम जो है वो रेफ़र कर देते हैं। रिड्यूसिबल डीरेंजमेंट में हम क्या करते हैं, रिपीटेटिव मूवमेंट करवाएंगे ताकि पेशेंट जो है वो बेहतरी की तरफ आए। इसमें क्या होता है, पेशेंट की जो है वो डिस्क पेन होता है, रेडिकुलर पेन होता है, ठीक है। जो डीरेंजमेंट था, जो ये हमारे पास डिसफंक्शन था, ये नॉन रेडिकुलर पेन था, ठीक है। डीरेंजमेंट जो है वो हमारे पास रेडिकुलर पेन है।
और हमारे पास एन्यूलस फाइब्रोसिस। एन्यूलस फाइब्रोसिस क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल आईवी डिस्क है, ठीक है, इसके बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम न्यूक्लियस पल्पोसिस बोलते हैं, और आउटर रीजन जो है वो एन्यूलर फाइब्रोसिस होता है। एन्यूलर फाइब्रोसिस भी बाजुकात जो है वो टेयर हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर का जो भी जेली लाइक वो है मटेरियल है वो सब बाहर आ जाता है और वो नर्व को कंप्रेस करता है। इसकी बेसिकली ये पूरा हर्निएटेड डिस्क है, तो ये मैंने अलग से एक टॉपिक पूरा समझाया हुआ, उसमें बताया भी हुआ है कि हर्निएटेड डिस्क क्या होता है, पोस्टीरियरली डीरेंजमेंट क्या होता है, एंटीरियरली क्या होता है, ठीक है। डिस्क आगे से प्रोट्रूड होगी तो क्या होगा, पीछे से प्रोट्रूड होगी तो क्या होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज यहाँ पर हमारे पास बता रहे हैं कि हर्निएटेड पोस्टीरियर लैटरल ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पोस्टीरियर, और पोस्टीरियरली ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लैटरल, ठीक है। तो ये हमारे पास जब आपको ये पता होगा कि एंटीरियरली डिस्क हर्निएट होती है तो क्या कहाँ क्या होता है, और पोस्टीरियरली डिस्क हर्निएट होती है तो क्या सिम्टम्स होते हैं, तो इसकी हर्निएटेड डिस्क वाली जो मेरी वीडियो है पहले वो आप देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, ठीक है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर ये आगे चल के ये बताती हूँ कि भाई हमने कौन सी एक्सरसाइज रिजीम करनी है। जब आप वो वीडियो हर्निएटेड डिस्क वाली आपको समझ आ गई है, अब मैं आपको एक्सरसाइज रिजीम बताऊँगी तो आपको समझ आएगा। जब भी पोस्टीरियर डीरेंजमेंट होगा ना तो आपने फ्लेक्शन करने से अवॉइड करना है, ठीक है। अब क्यों का रीज़न मेरी वो हर्निएटेड डिस्क वाली वीडियो में था, ठीक है। मैं बार बार वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रही। एंटीरियर डीरेंजमेंट होगा तो पेशेंट की एक्सटेंशन करने से अवॉइड करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, हाई रिपीटिशन होंगी और लो ड्यूरेशन एक्सरसाइजेज होंगी, ठीक है। तो इसका भी जो है वो एमसीक्यूज आ सकता है। बाकी ये रेफरेंस है, मैंने कहाँ से लेक्चर लिया था, कहाँ से बनाया है, ठीक है। किजनर की हमारे पास बुक थी थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज की, उसका चैप्टर नंबर 14 था। और बाकी अगर आपको कुछ नहीं समझ आया, कोई भी क्यूरी है, तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।